मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्वेश्चन सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। आज हम लोग को ओरेकल में क्या करना था? पिछली क्लास में जो पढ़े थे फंक्शंस उसको करके दिखाना था। सर हाँ बोलो। इंटरनल जो होगा 9 से उसका सिलेबस क्या रहेगा? इंटरनल का सिलेबस क्या रहेगा? और जो कोर्सेस जो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उसी के अंदर में होगा। सर पैटर्न भी बता देते हैं, मतलब क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा? इसके बारे में डिस्कस नहीं हुआ है बाबू अभी, है ना? इसके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ है। और अगर ऑफलाइन होगा तो जैसे होता था वैसे होगा, अगर ऑनलाइन होना होगा तब हमारा वो जो ऑब्जेक्टिव जैसा जो अभी होता आया था वैसा होगा। ठीक है, ये देखो अभी डिस्कस होगा तो बताएंगे तुमको। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो फिर स्क्रीन शेयर कर दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग वेयर क्लॉज एक बार देख लें, उसके बाद फिर हम लोग फंक्शंस के बारे में देखेंगे। वेयर क्लॉज क्या था हमारा? जो हम हाँ सिलेक्शन वाला जो पार्ट ये थे, जिसको हम अलजेब्रा में कैसे शो करते थे? वही सिग्मा, वही यूजिंग सिग्मा साइन। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि अगर मान लो हम बेसिक को कंसिडर करते हैं और ऐसा कुछ लिखते हैं क्वेरी, सिलेक्ट emp id नेम फ्रॉम emp where basic greater than equal to 30। ठीक है, 30,000। ठीक है, 30 1 2 3। ठीक है, तो ये मेरा वेयर क्लॉज है, ये हमारा सिलेक्शन पार्ट है और ये हमारा प्रोजेक्शन पार्ट है। ये हमारा सिलेक्शन पार्ट है वेयर वाला। ठंडा लग रहा है तुमको? हाँ तो तुम लोग अगर इधर सुनोगे तो हम और तेज बोलेंगे, लेकिन तुम तो आपस में ही बातचीत कर रहे हो। ठीक है, तो ये वेयर क्लॉज है। उतना दूर वहां क्या बैठे जाएगा, वहां तक हम बोले। और इधर आप
तो ये वेयर क्लाउज है। वेयर क्लाउज कहाँ यूज हो रहा था? सिलेक्शन पार्ट है। हम लोग प्रोजेक्शन, ये वाला जो है सेलेक्ट वाला स्टेटमेंट है वो प्रोजेक्शन है, और ये वेयर क्लाउज है हमारा वो सिलेक्शन है। ठीक है, ये हमारा जो रिलेशनल अलजेब्रा पढ़े थे उसमें हम लोगों ने प्रोजेक्शन और सिलेक्शन दोनों देखा था। ओके, इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं? इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर था। जैसे लॉजिकल ऑपरेटर कैसे यूज करेंगे? जैसे देखो, मान लो हमको यहाँ पे वैसा देखना है जिसका डिपार्टमेंट आईडी अगर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, डिपार्टमेंट आईडी 101 वाला है, 101 इसका है 25 और 30। ओके, तो हम ऐसा लिखते हैं कि सिलेक्ट EMP ID नेम फ्रॉम EMP where DEPT ID बराबर 101 and basic greater than 25,000। ठीक है, तो यहाँ पे कितना रिकॉर्ड आएगा? देखो, DEPT ID 101 हो और बेसिक सैलरी 25,000 से बड़ा हो, तो एक हमारा रमेश का ही आएगा। ये वाला जो रंजीत है वो 25,000 है। ठीक है, तो इसलिए हमको एक ही बार आएगा। दोनों एंड से आप अगर ऐड करते हैं तो दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। दोनों कंडीशन ट्रू होने होगा जिस टपल के लिए वो टपल प्रोजेक्शन के लिए कंसीडर किया जाएगा। आवाज जा रहा है पीछे तक? ठीक है, पैटर्न मैचिंग में ये देखना था कि हम वाई का कैरेक्टर परसेंट यूज करेंगे यहाँ पे, और उस तरह का सारा हम शो करेंगे। जैसे देखो, अब लिखते हैं यही चीज, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर नेम लाइक R%। तो R से शुरू होने वाला सारा का सारा नेम यहां प्रिंट हो गया। ठीक है, सब तीनों का तीनों RA है, RAMNJ। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ऐसा होता तो एक बार और हम एक और कैरेक्टर लेके हम लोग, ऐसा कोई डेटा तो इसमें नहीं दिख रहा है। देखो, सुरेश है, रंजीत, अमर, राजेश। ठीक है, चलो। इसका डिस्टिंक्ट क्लाउज कहने का मतलब ये हुआ कि हम देखना चाहते हैं कि उस रो में सारा का सारा यूनिक डेटा ही प्रिंट हो, यूनिक डेटा ही सिलेक्ट किया जाए, डुप्लीकेट डेटा को इग्नोर कर दिया जाए। जो कहने का मतलब, कोई अगर एक डेटा हम ले रहे हैं डिस्टिंक्ट, वो एक ही बार प्रिंट होगा, दोबारा नहीं होगा, चाहे वो उस पूरे के पूरे कॉलम में कितनी बार भी आया हो। ठीक है, यूनिक हमको प्रिंट करना है। ठीक है, तो करना क्या है कि हम जिस कॉलम को प्रिंट करना चाहते हैं उसके आगे डिस्टिंक्ट लगा देना है। जैसे यहाँ पे इसको देखो, कितना डिपार्टमेंट आईडी है। अगर मान लो वह 1 है, 3 है, 1 2, ये बहुत सारा रहेगा। अगर मान लो 100 रिकॉर्ड है, सब में डिपार्टमेंट आईडी है, टोटल कितना डिपार्टमेंट है कैसे पता चलेगा? टोटल कितना डिपार्टमेंट है नहीं पता चलेगा हमको इस डेटा को देख के, इस टेबल को देख के। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम सिंपल लिखेंगे क्या? सिलेक्ट डिस्टिंक्ट क्या नाम है? DEPT ID फ्रॉम EMP। ठीक है, डिस्टिंक्ट स्पेलिंग गलत हो गया। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिस्टिंक्ट, है ना, नेम DPT ID फ्रॉम EMP। तो हमारे पास हमको पता चला कि 101, 102, 103, 104 टोटल हमारे पास 4 डिपार्टमेंट है। टोटल 4 डिपार्टमेंट है, चाहे रिकॉर्ड में कितने बार भी रिपीटेशन हुआ हो, हर डिपार्टमेंट आईडी एक बार प्रिंट हुआ। ठीक है, हमारे पास अगर नेम भी वैसा रहेगा, अगर नेम होगा, नेम कोई रिपीटेड नहीं है, सुरेश, रमेश, संजीत, अमन, हाँ,
अगर नेम में भी होगा तो अगर डिस्टिंक्ट बोलेंगे तो एक नाम एक ही बार प्रिंट होगा। 106 और 105 कहाँ है इसमें? डिपार्टमेंट आईडी में कहाँ है? डिपार्टमेंट आईडी में 101 103 के ऊपर हम लिस्ट किए हैं, उसमें देखो। ठीक है, जो नहीं है वो कैसे प्रिंट होगा? ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तुम लोग सबको समझ में आ रहा है इधर? ओके, हाँ हाँ, क्योंकि ईएमपी मेरा प्राइमरी की है, वो तो एक होगा ही, वो तो रिपीटेड होगा नहीं। वो हमारा ईएमपी आईडी जो होगा वो तो यूनिक है ही है ना। अगर मान लो हम लिखते हैं DESC और लिखते हैं ईएमपी, टेबल को डिस्क्रिप्शन निकालते हैं, ईएमपी आईडी हमारा नॉट नल है, क्योंकि ये प्राइमरी नहीं है, ये प्राइमरी की नहीं डिफाइन किया गया है। ठीक है, अच्छा ये देखो तो DSC EMP1 ये भी बनाए थे सर, हाँ ये भी नॉट नल ही है। ठीक, तो ये हमारा अगर की है तो एक ही होगा, रिपीटेड तो होगा नहीं। ठीक, डिस्टिंक्ट क्लॉज हो गया। अर्थमेटिक में तो यही लिख रहे थे हम लोग, सैलरी लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, इतना सारा का सारा एक्सप्रेशन में हम यूज करेंगे। ठीक है, ये जो तुम लोगों का एक्सरसाइज दिए थे उस पर कुछ वर्कआउट हुआ था क्या? हाँ करवाएंगे, लेकिन अभी तक जो पढ़ाए हैं उसके हिसाब से तुम क्यूरी लिख सकते हो, उस पर क्यूरी लिख सकते हो। क्रिएट का तो बता चुके हैं, क्रिएट इंसर्ट अपडेट बताए हैं ना, वो वाला किए हो? कर दिए, गुड। सेकंड वाला भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा अर्थमेटिक जो फंक्शंस है, जो हमारे टेबल में, वो डेटा हमारे टेबल में नहीं है, लेकिन हमको सिलेक्ट यूज करके ही उसको फाइंड आउट करना है। और जब सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं तो सिलेक्ट समथिंग फ्रॉम टेबल नेम, ये हमारा सिंटेक्स है। तो उस सिंटेक्स को फॉलो करने के लिए एक ड्यूअल टेबल दिया गया है, ड्यूअल टेबल दिया गया है जिसमें सिर्फ एक रो एक कॉलम है। var_var_2_1 डमी नाम से एक कॉलम है जिसमें वैल्यू x है, और हमको उसी को यूज करके सारा का सारा अर्थमेटिक फंक्शन यूज करना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो सिलेक्ट है, क्रॉस है, क्रॉस में हम ये वैल्यू दिए फ्रॉम ड्यूअल, तो इसका क्रॉस का ये एंगल है, उसकी जगह उसका कितना वैल्यू होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट है, सीलिंग है, कोई एक हम करके दिखाते हैं तुमको। जैसे मान लो ये है सीलिंग को या फ्लोर को प्रिंट करो, सिलेक्ट फ्लोर, सिलेक्ट फ्लोर, कोई वैल्यू बताओ, हम लिखते हैं 25.6। ठीक है, ठीक है, तो हम इसका 25.6 है, 25 यहाँ है और 26 यहाँ है। ठीक है, तो ये हो गया 25 फ्लोर हो गया और ये 26 हो गया सीलिंग हो गया, और बीच में कहीं नंबर लाई कर रहा है मेरा, उस नंबर का फ्लोर कौन होगा? उससे कम होल नंबर, जो होगा वो दैट इज 25। अगर हम सीलिंग निकालेंगे तो क्या आएगा? 26, उससे बड़ा होल नंबर। ठीक है, ठीक है, इस तरह से जितना भी फंक्शंस है, अर्थमेटिक फंक्शन जितना भी दिया गया है, सारा का सारा हम ड्यूअल डेटाबेस यूज करके उसको फाइंड आउट कर लेंगे।
पावर। अच्छा, ये इसके बाद जो डबल कोट्स में दिया गया है ये काहे के लिए दिया गया है? एनी आइडिया? उसको एलियस बनाने के लिए। जैसे देखो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, सीलिंग निकाल रहे हैं, तो यहाँ क्या लिख रहा है? सी लिखा है ना, वो फंक्शन का नाम लिख दिया गया है। ये फंक्शन का पूरा नाम लिख दिया। अगर हम इसी को ऐसे करते, सेलेक्ट इसके बाद हम डबल कोट्स में दे देते, ठीक है, फ्रॉम डुएल, तो ये हमारा उसी का नामकरण हो गया। ये फंक्शन ना देके उसको अलग से एक उसका कॉलम का नेम डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो हमारे डेटाबेस का कॉलम तो है नहीं। डेटाबेस का कॉलम होता तो उसके ऊपर लिखा रहता है एमपीआईडी नेम वगैरह वगैरह, लेकिन वो फंक्शन है, कुछ कैलकुलेशन होकर फंक्शन हम रिटर्न कर रहे हैं, तो वो रिजल्ट किसका है? तो उस फंक्शन का है। तो फंक्शन के बाद डबल कोट्स में अगर हम लिख देते हैं तो उसका एलियस क्रिएट कर रहे हैं। उसका क्या बोलते हो? एक नाम और उस लगा के दूसरा नाम बोलते हैं हम लोग, है ना, वो वाला उसका एक एलियस क्रिएट कर रहे हैं, वही उसकी जगह पे शो होगा। इसमें कोई किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, समझ में आ रहा है ना तुम लोग को? नहीं, कुछ अगर रिस्पॉन्ड नहीं करते हो तो हमको लगता है कि शायद समझ में नहीं आ रहा है, इसे तो रिस्पॉन्ड किया करो। ओके, इसके बाद है ग्रुप फंक्शन। ग्रुप फंक्शन में हम लोग क्या पढ़े थे? वैसा इंफॉर्मेशन जो एक रिकॉर्ड के बेसिस पे नहीं है, एक रिकॉर्ड के बेसिस पे नहीं है, ग्रुप ऑफ द रिकॉर्ड के आधार पे हम उसको काम को निकालते हैं। जैसे एवरेज निकालना, मैक्स निकालना, मीन निकालना, ये सारा का सारा काम एक टपल का तो बात है नहीं। अगर हम जानना चाहते हैं कि पूरा का पूरा कितना मैक्सिमम सैलरी हम दे रहे हैं या जितना सैलरी हम दे रहे हैं एवरेज सैलरी क्या है इस कंपनी का, तो उसके लिए हमको सारा का सारा टपल कंसीडर करना पड़ेगा, ये सब लो, है ना। तो उसको बोलते हैं हम लोग ग्रुप फंक्शन, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखे एवरेज सैलरी, और एवरेज सैलरी हमको निकालना है पूरे टेबल का, पूरे टेबल में से सबका, ठीक है। और या तो हम पूरे सैलरी का निकालेंगे या तो हम किसी ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि पूरे टेबल का सैलरी कैसे निकलेगा। देखो पूरा का पूरा बेसिक सैलरी जो हमारे पास है, सबको अगर जोड़ दें और नंबर ऑफ टपल से भाग देंगे, एवरेज ऐसे निकलता है ना, एवरेज ऐसे ही निकलता है। एवरेज कैसे निकलते हैं? सारे का सम कर देंगे और कितना है एम्प्लॉय उससे भाग दे देंगे, तो वो करके हम ये एवरेज निकाले, ये एवरेज निकला, ठीक है। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं क्या कि एवरेज सैलरी निकले, लेकिन हमको डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे निकाले। हर डिपार्टमेंट आईडी में जितने लोग हैं सबका सैलरी अलग अलग काउंट किया जाए। डिपार्टमेंट नंबर 101 का सैलरी उसका एवरेज निकाल दीजिए, डिपार्टमेंट नंबर 102 का जितना लोग है सबका सैलरी उसका एवरेज निकालिए। तो हमको डिपार्टमेंट वाइज सैलरी हमको चाहिए एवरेज, तो क्या करेंगे? यही वाला लिखेंगे, ऐसे सिलेक्ट किए और राइट क्लिक किए, यहाँ वापस आ गया, ठीक है। लिखते हैं हम लोग ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। तो हर डिपार्टमेंट आईडी का अलग अलग ग्रुप निकल गया कि हर कितना, हमारे पास कितना डिपार्टमेंट था? 4 डिपार्टमेंट था, हर डिपार्टमेंट में इतना इतना अलग अलग डिपार्टमेंट का ये आईडी निकल गया, ठीक है। तो जितना आएगा वैसे सम निकाल रहे हैं, तो सम भी वैसे ही ग्रुप निकलेगा। मैक्स निकालेंगे वो भी ग्रुप फंक्शन है, मीन निकालेंगे दैट इज आल्सो ग्रुप फंक्शन। ग्रुप में तो समझ में आया? जहां पे मल्टीपल रिकॉर्ड, उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए सब बहुत सारे एक ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड को हम यूज करेंगे।
अच्छा, कितना प्रैक्टिस सेट तुम लोग लिए थे, स्क्रीनशॉट लिए थे? 4। ये 5 वाला भी ले लो। जस्ट टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एक्सरसाइज। सर हेलो हाँ, यस। सर, लॉजिकल ऑपरेटर का एक बताइएगा। लॉजिकल ऑपरेटर अभी तो वो बताए ना, एंड और। हाँ, नहीं आ रहा उसका है। एक इस्तेमाल कर। हाँ, क्या बोले थे अभिमन्यु? सर एंड और इस समय से किसी एक का इस्तेमाल करके बताइए। अभी हम देखो एंड का इस्तेमाल करके भी तुमको दिखाए हैं, बताते हैं तुमको। देखो यहाँ पे देखो, डिपार्टमेंट 9101 एंड बेसिक 25,000 से बड़ा है ना। तो यहाँ पे देखो, इस टेबल पे देखो, इसमें 101 कौन सा है? 101 रमेश है और 101 रंजीत है। 2 101 है, ठीक है। अगर हम बोलते EMPID 101 तो आपको रमेश और रंजीत दोनों शो करता, लेकिन हमने साथ में दिया है कि सैलरी उसका 25,000 से बड़ा होना चाहिए। तो एक रंजीत उसके का साथ सैलरी कंडीशन भी टिक 25,000 है, करना होगा। इसको कंसीडर नहीं किया गया। दोनों ट्रू ओके होना सर। था, तो पहला तो ट्रू हो गया, EMPID 101 था, लेकिन बेसिक हमारा 25,000 से बड़ा नहीं था। ठीक, रंजीत इस 103 रंजीत को कंसीडर नहीं किया गया डिस्प्ले के लिए, प्रोजेक्शन के लिए, बल्कि 101 और 30,000 दोनों किया गया। ठीक है, और यस सर। कर देते तो बहुत सारा रिकॉर्ड आ जाता है। जो 25,000 से ज्यादा है सब आता, 101 तो आता ही। ठीक है अभिमन्यु? ओके सर। जो यही वाला बता रहे थे, मैक्सिमम सैलरी निकालना है फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट नहीं है हमारे में, डिपार्टमेंट आईडी है। डिपार्टमेंट आईडी है तो हम डिपार्टमेंट आईडी निकाल लेंगे। हैविंग क्लॉज में अगर हम देखना चाहते हैं कि काउंट वाला याद है ना, कैसे काउंट करते थे? ये हाथ में क्या किए? ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे कि काउंट ब्रैकेट में पैरेंथेसिस के अंदर स्ट्रिक्ट साइन, तो हम बोलेंगे कि वो काउंट हो जाएगा। और इस हिसाब से हम देखें इस वाला जो क्यूरी है, इसमें हम ये काम कर रहे हैं कि मैक्सिमम सैलरी निकाल रहे हैं उस डिपार्टमेंट से, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट से जिसमें 2 या 2 से अधिक एम्प्लॉय काम करते हैं। 2 या 2 से अधिक एम्प्लॉय काम करते हो, उनका हम लोग निकाल रहे हैं। देखो फिर यहाँ से हमारा जितना ही फंक्शन है सब किस टेबल से रेफर होगा? सब डुअल से। जैसे कैरेक्टर CHR 75, लोअर अपर, एक तो इसमें से करके दिखाते हैं तुमको। ठीक है, सिलेक्ट अपर ब्रैकेट में हेलो फ्रॉम डुअल, अपर हेलो। ठीक है, इसी तरह से लोअर भी यूज होगा। देखो ये हमारा राइट ट्रिम है, ये लेफ्ट ट्रिम है। ठीक है, हम लोग को क्या करना है कि एक टेक्स्ट देना है, और उसमें से इसको कट करना है फ्रॉम द राइट साइड। कितना कैरेक्टर को ट्रिम कर देना है वो दे देना है। ठीक है, चाहे आवाज गूंज रहा है, तुम लोग का आवाज गूंज रहा है क्या? हाँ, तो ये हमारा, ठीक है, तो ये हमारा राइट ट्रिम है। लेफ्ट ट्रिम में क्या होगा? लेफ्ट साइड से टर्नकेट होगा। राइट ट्रिम में क्या होगा? राइट साइड से हम उसको टर्नकेट करेंगे। नहीं, स्पेस को नहीं हटा रहा है,
ये उसको जो हम उसको जो कैरेक्टर देंगे उसको ट्रिम करेगा, ठीक है। वो जो तुम स्पेस वाला बात कर रहे हो वो ट्रिम फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग राइट ट्रिम करा रहे हैं, जैसे देखो अभी कैसे यूज होगा ये। और ट्रिम, कुछ बोलो, किसी का नाम बोलो। प्रिया। अच्छा, इसको राइट ट्रिम करना है, जैन हटा देना है ना। तो हम लिख देते हैं जैन, यहाँ पे उसका एलियास चेंज कर देते हैं। ठीक है, PRIYAR JAN, ये कुछ ज्यादा काट लिया गया। PRIYARANJAN। Select R trim, PRIYA, ठीक है। इस वाले में हाँ, तो एन से पता नहीं इसमें कुछ है। यहाँ देखो PRIYA कट गया, तो PRI वो रिमेनिंग है हमारा, वो आठ। लेकिन ये नहीं होना चाहिए था, राइट ट्रिम जो हम देंगे वही राइट ट्रिम से कटना चाहिए था। ओके, अच्छा यहाँ तक, यहाँ देखो ये डेट फंक्शन में देख रहे हैं हम लोग। डेट फंक्शन में ऐड मंथ में हम लोग उसको इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि माइनस कर रहे हैं 12.99, तो हमको मिल रहा है 28 फरवरी 95। मतलब हम लोग इसमें जो हम माइनस करेंगे वो मंथ माइनस कर रहे हैं, 12.99 मंथ माइनस कर रहे हैं। तो हमको 12.99 का जरूरत नहीं था, वह देखते हैं हम लोग करके। कोई डेट बताओ, 12/7/2021 इस फॉर्मेट में लेंगे हम लोग। 12 मार्च 22 इसमें से हम लोग ऐड कर देते हैं, हम लोग 12 -12 मतलब माइनस कर रहे हैं, -12 ऐड मंथ, ऐड MONTH होता है यहाँ पे, ऐड मंथ्स। देखो यहाँ पे एक डेट लिया गया 22 जुलाई 2021, 12 महीना उसमें से घटा दिए, ठीक है। 12 महीना उसमें से घटाए तो वापस एक साल घट गया, और 22 जुलाई 2020 का आ गया।
बंद कर दो उसको, बंद कर दो, बंद कर दो, उसको बंद करो, नहीं नहीं बंद करो उसका। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डेट मंथ डेट का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। फॉर द पिछली क्लास में इसके बारे में बहुत सारा बात हुआ था। नेक्स्ट डे वाला जो फंक्शन है हमारा, नेक्स्ट डे और एक डेट देंगे, उस डेट के बाद नेक्स्ट डे, वो डेट कब आएगा, किस डेट को आएगा, ये वाला था ये फंक्शन नेक्स्ट डे, और उसके बाद एक डेट देना है। और हमको आज जैसे मान लो आज 22 जुलाई है, ठीक है, सेलेक्ट नेक्स्ट डे, आज हम दे रहे हैं ये 22 जुलाई 2021, ठीक है। आज कौन सा दिन है, आज थर्सडे है ना, आज थर्सडे है। आज के बाद किस दिन को खोजना है, जैसे मान लो हम जानना चाहते हैं कि 22 जुलाई 2021 के बाद पहला संडे कब आएगा, पहला संडे कब आएगा फ्रॉम डुएल, ये 25 जुलाई को आएगा। देखो तो कैलेंडर में 25 जुलाई है क्या, 25 जुलाई को संडे है, दिख रहा है तुम लोग को, स्क्रीन पे दिख रहा है ये कैलेंडर। ये हमारा नेक्स्ट डे कमांड जो है, नेक्स्ट डे कमांड हम एक डेट देते हैं, उस डेट के बाद ये डे कब आएगा, पहला इनकाउंटर वो डे कब होगा, वो डेट आता है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 6 भी स्क्रीनशॉट ले लो इसको बाद में सॉल्व करना, पहले 3, 4 और 5 एक्सरसाइज जो 3, 4 और 5 है वो सॉल्व कर लो। वैसे इसको स्क्रीनशॉट ले लो, सोचना इसके बारे में। ये कंस्टेंट वाला है, कंस्टेंट बताएंगे तो इसको सॉल्व करना। ओके, अब ये था सब क्यूरी। सब क्यूरी में एक क्यूरी और उसके अंदर में दूसरा क्यूरी, मतलब नेस्टेड क्यूरी होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं सब क्यूरी। कैसे होगा देखो, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि अब डिपार्टमेंट आईडी सेलेक्ट, यहाँ देखो ये डिपार्टमेंट टेबल है, ध्यान देना इधर, ये डिपार्टमेंट टेबल है। यहाँ का जो 101, 102, 103, 104 जो डिपार्टमेंट है, वो सारा डिपार्टमेंट यहाँ पता है हमको, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, ईएमपी में हमको यही डिपार्टमेंट नंबर यहाँ दिखता है, डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे दिखता है, मतलब ये प्राइमरी की है और इसका रेफरेंस यहाँ यूज कर रहा है फॉरेन की। ओके, अब यहाँ पे हमको इस डिपार्टमेंट का नाम तो नहीं पता चल रहा है। अब हमको कोई बोले कि इस ईएमपी टेबल में से एचआर के कौन कौन है वो बताओ, एचआर के कौन कौन है वो बताओ, तो हम कैसे करेंगे, हमको तो नहीं पता है, ठीक है। तो हम ऐसा लिखते हैं, देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर डीपीटी आईडी बराबर, तो डीपीटी आईडी बराबर हम 103 देंगे तो सब एचआर वाले आ जाएंगे यहाँ पे, जैसा तो हम 103 न लिख के हम यहाँ से दूसरा क्यूरी शुरू करते हैं। सेलेक्ट डी नेम फ्रॉम डीईपीटी टेबल वेयर डिपार्टमेंट आईडी, सॉरी, DEPT ID from DEPT where D name बराबर HR, ठीक है। गौर से एक बार देखो तब एग्जीक्यूट कराते हैं। हम लोग डिपार्टमेंट आईडी सप्लाई करना था, तब हमको डिपार्टमेंट आईडी
इसको मिलेगा तब हमको मिलेगा वो सारा का सारा रिकॉर्ड जो मार्केटिंग का है। तो मार्केटिंग का डिपार्टमेंट आईडी क्या है, ये क्या है, तो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डीईपीटी वेयर डिपार्टमेंट नेम इज एचआर, ये हम यहाँ से सिलेक्ट किए। तो पहले इनर क्यूरी रन करेगा, इनर क्यूरी रन करेगा तो क्या देगा, ये इनर क्यूरी अगर रन कराएंगे तो क्या देगा, ये हाँ ये देगा डिपार्टमेंट आईडी देगा, किसका डिपार्टमेंट आईडी, एचआर का, और उसी डिपार्टमेंट आईडी को सप्लाई कर देंगे पहले वाले क्यूरी के डिपार्टमेंट आईडी में, तो मेरा वो क्यूरी निकल जाएगा जो हम देखना चाहते थे, दैट इज सुरेश एंड राजेश। तो यहाँ देखो सुरेश 103 है, राजेश भी 103 है, तो सुरेश और राजेश का यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये हमारा है नेस्टेड क्यूरी या सब क्यूरी। तो पहले कौन रन करेगा, पहले कौन रन करेगा, अंदर वाला इनर क्यूरी पहले रन करेगा, वो रन करके कुछ वैल्यू सप्लाई करेगा पहले वाले क्यूरी के क्लॉज को, वेयर क्लॉज को, तब वो काम मेरा होगा। ठीक है, अच्छा ज्वाइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इस दो टेबल को हम ज्वाइन कर सकते हैं क्या, कहने का मतलब ये कि हम ये दो टेबल है, हमारा डिपार्टमेंट टेबल है और एम्प्लॉय टेबल है, ये दो टेबल है और इसका इंफॉर्मेशन जो है इस टेबल में रखा गया है। तो हम क्या करते हैं, देखो ज्वाइन कैसे करेंगे, लिखते हैं सिलेक्ट ए डॉट EMPID कॉमा ए डॉट नेम कॉमा ए डॉट बेसिक, अच्छा डिपार्टमेंट आईडी तो ले लिया है ना, हाँ ठीक है, ए डॉट बेसिक कॉमा ए डॉट नेट सेल, और इसके बाद हम लिखते हैं बी डॉट डी नेम, हम बी डॉट डिपार्टमेंट आईडी, हम ये डिपार्टमेंट टेबल की बात कर रहे हैं। ठीक है, डी नेम, चलो वो भी ले ही लेते हैं, समझने में आसानी होगा, बी डॉट DEPTID फ्रॉम कौन कौन सा टेबल सम्मिलित है इसमें, दो टेबल EMP और DEPT। ठीक है, EMP उसका एलियस A और DEPT इसका एलियस B। अच्छा अब यहीं पे अगर हम इंटर कर देते हैं तो हम मेरा पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल जाएगा। ध्यान दो, पहले हम यहीं पे करते हैं, इसके बाद हम वेयर क्लाउज यूज करेंगे। यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया, दोनों टेबल का मल्टीप्लाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमको वही रिकॉर्ड सिलेक्ट करना था, फ्रॉम EMPA DEPT B where A dot DEPT ID बराबर गलती हो गया, बराबर B डॉट DEPT ID। ठीक है, ये क्या हुआ देखो, ये वाला जो है एक टेबल का है, ये दूसरा टेबल का है, तो दूसरा टेबल में जो DEPT ID था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम मैच कर दिए। वेयर क्लॉज जब नहीं लगाए थे तो हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रहा था, और जब हम वेयर क्लॉज लगा दिए तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से वही रिकॉर्ड सिलेक्ट हुआ जिसका दोनों का डिपार्टमेंट आईडी सेम था, दोनों का डिपार्टमेंट आईडी सेम था। इस तरह से हम ज्वाइन करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात सबको? ओके, यहां तक तो हो गया, यहां तक सब क्लियर है ना सबको? रिस्पॉन्ड किया करो यार प्लीज। ठीक है सर हाँ, अभिमन्यु सब स्ट्रिंग का एक बताइएगा। क्या बताएंगे? सब स्ट्रिंग का। सब स्ट्रिंग,
सब Yes, sir. स्ट्रिंग में जैसे हम लोग लेफ्ट ट्रिम कर रहे थे, लेफ्ट ट्रिम और राइट ट्रिम कर रहे थे ना, उसी में सब स्ट्रिंग मतलब एक स्ट्रिंग में से एक स्ट्रिंग काट के निकाल देना है। तो हम एक मेन स्ट्रिंग देंगे, एक मेन स्ट्रिंग देंगे, और उसको कैसे कहां से सब स्ट्रिंग निकालना है उसका पैरामीटर देंगे, तब हमको सब स्ट्रिंग निकल जाएगा। ठीक है, इसका यहाँ पे कमांड था ना, ये देखो सब स्ट्रिंग, यहाँ पे ABCDEFG यहाँ तक हम पूरा स्ट्रिंग दिए, लेफ्ट और राइट नहीं, हमको बीच में से कहीं से भी काटना है। तो स्टार्ट पॉइंट है मेरा 3rd नंबर, तो 3rd नंबर से स्टार्ट करना है और 2 कैरेक्टर को काट के एक सब स्ट्रिंग बना देगा, स्ट्रिंग का छोटा सा सब स्ट्रिंग। ठीक है, तो अगर मान लो 3,2 लिखते हैं तो यहाँ से गुणना शुरू करो, 1 2 3 हो गया, C वाला हो गया हमारा, हो गया 3 नंबर। यहाँ से स्टार्ट करना है और 2 कैरेक्टर काट लेना है, तो क्या कटेगा, ठीक है, अभिमन्यु ठीक है ना? सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा। अरे डिस्कनेक्ट हो गया सर, फिर लॉगिन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम सब स्ट्रिंग निकालेंगे। ठीक है सब, ओके। तो इसके बाद हमारे पास कुछ कंस्टेंट हैं, इंटीग्रिटी कंस्टेंट, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आज हम लोग उसको देखते हैं, समझते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग अप्लाई करके देखेंगे, यूज करके देखेंगे। ठीक है, और ध्यान दो इधर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। In Oracle, constraints are a facility to enforce a rule to make sure that only allowable data value are stored in the database. A constraint, as the name suggests, puts a restriction checks on the type or the value of data that can be stored in the database. Oracle provides below constraint to enforce data integrity. हम कहाँ कौन सा रूल हम इन्फोर्स कर सकते हैं डेटा के इंटीग्रिटी के लिए, डेटा के चेक के लिए। ठीक है, पहला है नॉट नल। नॉट नल क्या है, अगर जिस कॉलम के साथ, जिस एट्रीब्यूट के साथ नॉट नल लगा देंगे तब क्या होगा, उसको हम इंसर्ट करते समय उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, हमको उसमें डेटा इंसर्ट करना ही पड़ेगा। अगर उस रो में डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, उसमें कोई कॉलम है जो नॉट नल डिफाइंड है, तो हम उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ठीक है, आप देखिएगा जब आप फॉर्म भरते हैं तो कोई कोई जो इंफॉर्मेशन होता है वो स्टार मार्क होता है, जो मैंडेटरी है, आपको उसको भरना ही है, होता है ना ऐसा? तो ऐसा इसलिए है कि वो डेटाबेस, वो जो आप इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, वो जिस डेटाबेस में जाने वाला है, उसमें ये जो एट्रीब्यूट है वो मैंडेटरी बनाया गया, उसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। इसलिए हम फॉर्म पे भी वो डेटा उसको भरवाना पड़ता है, अदरवाइज क्या होगा, एरर रेज हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई टेबल बनाना है, क्रिएट टेबल वाला कमांड है, तो जो हम लिखेंगे, जैसे लिखे EMPID नंबर के अंदर लिखे 5, उसके बाद स्पेस देके लिखेंगे नॉट नल। ठीक है, तो वो नॉट नल हो जाएगा, अप्लाइड हो जाएगा उसमें। अगर मान लीजिए कोई हम ऑलरेडी पहले से क्रिएट किया हुआ है डेटाबेस, तो टेबल हम लोग क्रिएट कर चुके हैं टेबल, और उस टेबल में पहले नॉट नल नहीं दिए थे, अब हमको नॉट नल चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, अल्टर करना पड़ेगा, उस डेटाबेस को अल्टर करना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, अल्टर टेबल नेम मॉडिफाई, और वो कॉलम का नाम और साथ में नॉट नल। ठीक है, अब उसके बाद है यूनिक। यूनिक का मतलब क्या होता है बताओ, कस के बोलो ना। यूनिक का मतलब उस टेबल में, उस कॉलम में वो वैल्यू रिपीटेड ना हो, दोबारा वो वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम वैसा किसी कॉलम के लिए हम ये लिख देते हैं कि दिस इज यूनिक एट्रीब्यूट, तो वहां पे एक बार जो तुम लिख दिए तो दोबारा इंसर्ट करोगे तो एरर रेज करेगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, उसमें कुछ नहीं लिखना है, साफ साफ जैसे हम जो कॉलम डिफाइन करते हैं, कॉलम का नाम देते हैं, उसका डेटा टाइप देते हैं, डेटा टाइप के साथ विड्थ भी देते हैं, स्पेस देके कंस्टेंट यूज कर देते हैं।
स्पेस देके वहीं पे कंस्टेंट यूज कर लेंगे तो वो यूनिक हो जाएगा, और यूनिक होने के कंडीशन में हम उस वैल्यू को दोबारा नहीं दे सकेंगे। ठीक है, जैसे मान लो हम रोल नंबर को यूनिक कर दिए, रोल नंबर को यूनिक कर दिए, और गलती से अगर 104 रोल नंबर दोबारा कोई इंटर करना चाहेगा तो वो एरर देगा, इंटर होगा ही नहीं, वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। प्राइमरी की ये क्या है? एक टेबल में कितना प्राइमरी की हो सकता है मैक्सिमम? एक ही होगा सर। एक ही होगा पक्का? बिल्कुल एक ही होगा। सुपर की मल्टीपल हो सकता है, कैंडिडेट की मल्टीपल हो सकता है, और वो सारे सुपर की से और कैंडिडेट की से फाइनली हम एक प्राइमरी की चुन के निकालते हैं। तो प्राइमरी की हमेशा एक ही होगा। तो कभी भी आप डेटाबेस क्रिएट करते समय अगर आप क्रिएट स्टेटमेंट लिख रहे हैं, दो की को अगर आप प्राइमरी की डिफाइन कीजिएगा तो क्या करेगा? एरर शो करेगा। ठीक है, प्राइमरी की ऑलवेज रिमेन ओनली वन इन द डेटाबेस, इन द टेबल। ओके, तो प्राइमरी की कंस्टेंट क्या है? तो प्राइमरी की कंस्टेंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल और यूनिक। नॉट नल और यूनिक इस दोनों को मिला दो अगर तो प्राइमरी की हो गया। खाली नहीं छोड़ सकते और रिपीट नहीं कर सकते, खाली नहीं छोड़ सकते और रिपीट नहीं कर सकते, दैट इज सेम एज अ प्राइमरी की। अगर जिसको प्राइमरी की डिफाइन कर दोगे तो उसको खाली नहीं छोड़ सकते, वो नॉट नल वाला हो गया और यूनिक भी हो गया, दोबारा वो इंटर नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो हम या तो नॉट नल और यूनिक लगाएं तो हम सीधे प्राइमरी की लगाएंगे, दोनों मेरा वहां पे काम हो जाएगा। द कॉलम और द सेट ऑफ कॉलम, the column or the set of column on which primary key is defined will allow only unique and not null values. There can only be only one primary key in an table, Oracle table या any table. ठीक है, यहाँ भी वही काम करना है, फील्ड का नाम देना है, एट्रीब्यूट का नाम देना है, डेटा टाइप देना है, उसके बाद एक स्पेस छोड़ के हमको वो कंस्टेंट लिख देना है, यूनिक लिखना है या प्राइमरी की लिखना है या नॉट नल लिखना है। फाइन। फॉरेन की, फॉरेन की क्या होगा? अब याद करो, हम लोग ईआर डायग्राम याद करते हैं। ईआर डायग्राम में हम लोगों ने बोला था कि 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to many, इतना तरह का हमारा जो रिलेशन होगा दो एंटिटी सेट के बीच में, इतना सारा होगा। अगर रिलेशन हम स्टैब्लिश कर रहे हैं डेटाबेस में ईआर डायग्राम में, इसका मतलब दो टेबल जब हम बनाएंगे उस दोनों टेबल के बीच में भी वो रिलेशन होना चाहिए। टेबल बनने के बाद भी वो कैसे एस्टेब्लिश होगा? वो ऐसे एस्टेब्लिश होगा कि हम किसी दोनों में से किसी एक टेबल का प्राइमरी की इस टेबल में डाल देंगे, तो ये टेबल देखने के बाद हमको उधर का इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट आईडी का, डिपार्टमेंट टेबल का आईडी डाले हुए थे ना, अभी देखे ना हम लोग ज्वाइन में। ठीक है, जिस तरह से 1 to 1 में क्या था? 1 to 1 में इसका प्राइमरी की इधर डाल दो या इधर इसका प्राइमरी की इधर डाल दो, दोनों वैलिड था, दोनों काम हो जाता था। 1 to m में 1 वाला जिधर 1 साइड का है उसका प्राइमरी की मल्टीपल में डालेंगे। m to 1 में मतलब मल्टीपल टू 1, m to 1 में फिर 1 का डालेंगे इधर, और m to n जब होगा, m to n होगा तो उसमें से 1 वाला तो कोई है नहीं, दोनों मल्टीपल है, तो दोनों के प्राइमरी की को हम एक टेबल में रख देंगे, अलग सेपरेट टेबल बना के। यहाँ पे बाकी सब जो चीज था उसको कैसे सेट करेंगे? तो हम इस टेबल का प्राइमरी की अगर इस टेबल में रख रहे हैं तो दैट विल कॉल फॉरेन की, दैट विल कॉल फॉरेन की। और सिर्फ फॉरेन की इंफॉर्मेशन से मतलब नहीं है, फॉरेन की कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास 4 डिपार्टमेंट है, HR है, मार्केटिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और अकाउंट्स है, ये 4 डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट टेबल में, और इस 4 डिपार्टमेंट का सारा एम्प्लॉय हमारे एम्प्लॉय टेबल में। ओके, अब हम क्या करते हैं कि हम अकाउंट्स डिपार्टमेंट का डिलीट कर देते हैं, हम डिपार्टमेंट टेबल से 104 अकाउंट्स का था उसको हम हटा देते हैं कि हमारे यहाँ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट नहीं रहेगा। तो क्या होगा? 104 हम डिलीट कर सकते हैं क्या?
अगर 104 ये डिलीट हो जाएगा तो इसका जो फॉरेन की जो हम रखे हैं 104 वो कहाँ जाएगा, उसका इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगा। अगर हम फॉरेन की बना रहे हैं इसका मतलब एक तरह का ये प्रॉमिस है ओरेकल का, उस डेटाबेस का प्रॉमिस है कि इसका आपका इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगा, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप किसी टेबल का प्राइमरी की को आप एज ए फॉरेन की किसी टेबल में यूज कर रहे हैं तो उस टेबल का वो रिकॉर्ड आप डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी बात, एक तरीका है, और अगर हम टेबल जब क्रिएट करेंगे उस समय लिख देंगे ऑन डिलीट कैस्केडिंग। ऑन डिलीट कैस्केड उसमें एक आर्गुमेंट है, उसको लिख देने पे क्या होगा कि अगर हम 104 अकाउंट डिलीट करेंगे तो इससे रिलेटेड जितना रिकॉर्ड होगा एम्प्लॉय टेबल में वो भी मिट जाएगा, ठीक है। तो अगर हम किसी टेबल को डिलीट कर रहे हैं और उसका प्राइमरी की एज ए फॉरेन की इस्तेमाल हो रहा है तो या तो डिलीट नहीं होगा, अगर और डिलीट कैस्केडिंग अगर यूज करेंगे तब डिलीट होगा, तो जिस रो को डिलीट कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो रिकॉर्ड होगा मतलब 104 नंबर जितना एम्प्लॉय होगा सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। क्लियर है? देखो, फॉरेन की it is a frequently required that data in one table should be validated by comparing it to data in another table. For example, if we add new order in the order table, we must cross check that a valid product corresponding to this order is present in our product table. ठीक है? To achieve this kind of data integrity, foreign key constraint is used. This type of validation is also known as the referential integrity. A foreign key constraint always makes reference to the primary key or the unique constraint of other tables. The table that has a foreign key defined is called the referencing table, or the table that has a primary key or unique constraint defined is called a reference table. जिसमें होगा उसको बोलेंगे referencing और जिसको रेफर करेंगे उसको बोलेंगे reference, ठीक है। The table that has a foreign key defined is called a referencing table, और जिस टेबल का प्राइमरी की हम लेके आए हैं उसको बोलेंगे रेफरेंस। ये रेफरेंस कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। नल वैल्यू आर अलाउड इन द फॉरेन की कॉलम। अगर फॉरेन की कुछ बना रहे हैं तो वहां पे नल अलाउड है, कुछ करना नहीं हमको। देखो ऑर्डर नंबर कैसे